सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश की सभी पोएम्स को बैक टू बैक। स्टार्ट करेंगे डस्ट ऑफ स्नो पे और एंड करेंगे एंड ग्रेजुरी पे, और एक एक पोएम में रटा दूंगी आपको, आपके हर एक लाइन आ जाएगी दिमाग में। फिर एग्जाम में आए कोई भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको आती होंगी सारी की सारी पोएम। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी सभी पोएम्स को। इस साल जो आपका पेपर पैटर्न है देखो, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप हर चीज को अच्छे से समझो। तो अभी समझते हैं हम बैक टू बैक, बहुत जल्दी से कवर कर लेंगे हमारी क्लास 10 इंग्लिश की सभी पोएम। अब पोएम पढ़ने के बाद रह जाता है गाइस पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस, तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अलग बना चुकी हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां पे सभी पोएम के पोएटिक डिवाइसेस गिवन है, वहां से पोएटिक डिवाइसेस पढ़ लेना। इस वाली वीडियो से पोएम्स को क्रिस्टल क्लियर कर लेना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद पोएम नंबर 1 जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। बहुत सिंपल सी पोएम है, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम होती है वो दुनिया की सच्चाई, जो कुछ भी दुनिया में चल रहा होता है कहीं ना कहीं वो सब हमें दर्शाती रहती हैं। जहां जो हमारी दुनिया में कई चीजें जो चलती है उन्हीं के ऊपर वो जो है अपनी पोएम को जो है प्लॉट करते हैं। ये बहुत सिंपल पोएम है। इसमें क्या होता है, हमारे पोएट चल के जा रहे होते हैं एक दिन, और रास्ते में आता है एक हेमलॉक ट्री, और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है एक कौवा, ठीक है। और उस हेमलॉक ट्री पे बर्फ भी होती है, गिरी हुई होती है बर्फ। तो वो कौवा कुछ मूवमेंट करता है, वो उड़ के जाता है या वो थोड़ा सा हिलता होगा वहां पे, हमें नहीं पता। वो कुछ मूवमेंट करता है तो उससे एक बर्फ का जो है पार्टिकल्स, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या है, डस्ट होती है ना जैसे धूल, बिल्कुल इतनी माइन्यूट पार्टिकल वाली। तो डस्ट ऑफ स्नो मतलब कि स्नो के बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स। तो क्या होता है जब वो कौवा उड़ता है या मूवमेंट करता है तो कुछ डस्ट के स्नो के पार्टिकल्स, जिसको डस्ट ऑफ स्नो बोला है, वो पोएट के कंधे पे गिर जाते हैं। और पोएट कहते हैं कि जैसे ही वो पार्टिकल्स मेरे कंधे पे गिरते हैं, मैं चल के जा रहा था नीचे थे, तो मेरा मूड ना बहुत अच्छा हो जाता है। जबकि पहले मेरा मूड अच्छा नहीं था, मेरा दिन काफी खराब गया था। अब उन्होंने रीजन नहीं बताया उनका दिन क्यों खराब जा रहा था, बट उनका दिन खराब था, अच्छा नहीं लग रहा था उन्हें। वो ऐसे सैड मोनोटोनस नीचे से चल के जा रहे थे, भैया ऊपर पेड़ पे कौवा ने कुछ मूवमेंट करी, आई गिरी बर्फ, एंड ही वाज लाइक अच्छा लगने लगा। तो पोएट कहते हैं एकदम से मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं, समझ में तो आ ही गई है ना। द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of day I had rude। रूड मतलब होता है खराब हो जाना। तो वो खुद अग्री करते हैं कि उनका दिन खराब जा रहा था, और उसी दिन जब वो उस क्रो जिस शेर पे बैठा हुआ था हेमलॉक ट्री पे, उसके नीचे से निकल के जाते हैं तो उससे उनका मूड अच्छा हो जाता है। अब मैसेज क्या है उस पोएम का ये बताती हूँ। देखो गाइस, हमारी सोसाइटी में या काफी ऐसी सोसाइटी है बाहर के देश में अगर आप मानो, तो ये जो हेमलॉक ट्री है इसको नेगेटिव माना जाता है, इसे नेगेटिव सिंबल माना जाता है क्योंकि ये एक पॉइजनस ट्री है। देखो यहाँ ये एक ऐसा पॉइजनस ट्री है जिसमें स्मॉल स्मॉल वाइट प्लांट्स फ्लावर्स होते हैं। तो कभी भी कोई पोएट वगैरह होते हैं ना, तो वो इस ट्री को कभी अपनी पोएम में ना गुड सिंबल की तरह ऐड नहीं करते हैं। समझ लो, रोज लिख लेंगे, मस्क रोज लिख लेंगे, डैफोडिल्स का यूज कर लेंगे। बहुत कम ही पोएट होंगे जो इस हेमलॉक ट्री को ऐसे प्रेजेंट करेंगे क्योंकि एक पॉइजनस ट्री माना जाता है, नेगेटिव सिंबल माना जाता है। सेम इज विद द क्रो। काफी सारी ऐसी सोसाइटीज है जहां पे क्रो को डेथ से एसोसिएट करा जाता है और नेगेटिव दुख भरा सॉन सिंबल से एसोसिएट करा जाता है, और जो है कहा जाता है कि ये चीजें नेगेटिव है। क्रो हो गया, हेमलॉक ट्री हो गया, ये नेगेटिव चीजें हैं। और वहीं पे हमारे पोएट ने इस पोएम के थ्रू हमें ये जो है संदेश दिया है दैट भगवान की बनाई हुई, हमारे नेचर की गिफ्टेड कोई भी चीज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। जैसे कई बात चलती है कि बिल्ली रास्ता काट के चली जाए तो आपका जो है दिन खराब हो सकता है। बाहर के देश में भी बहुत सुपरस्टिशंस है, बड़े अलग अलग सुपरस्टिशंस होते हैं, कहीं वही बातें, और लोग उन पर बिलीव करते हैं। क्रो से रिलेटेड भी बहुत बातें हैं, हेमलॉक ट्री से रिलेटेड भी बहुत बातें हैं, बट इस पोएम के थ्रू पोएट ने प्रूव करा है कि नहीं, नेचर की दी हुई हर चीज जो है वो एक ब्यूटी है, और जो है हमारे को नेचर जो भी चीज प्रोवाइड करता है वो कोई नेगेटिव नहीं हो सकती है। जैसे पोएट, वैसे तो क्रो को नेगेटिव माना जाता है, हेमलॉक ट्री को भी नेगेटिव माना जाता है,
तो पोएट का मूड और खराब हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि वो उसके नीचे जा रहे हैं, बट खराब नहीं होता, अच्छा हो जाता है। तो यहाँ इस पोएम से वो बहुत सारे मैसेज देते हैं, नेचर की हीलिंग पावर का भी मैसेज देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही लाइन पे क्वेश्चन बन के आएगा। वो नेचर की जो हीलिंग पावर होती है उसका उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे को दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जो हमारे यहाँ पे सोसाइटी में जो नेगेटिव चीज़ों को माना जाता है वैसा कुछ नहीं होता है, तो इट्स ऑल ऑन आवर परसेप्शन। अब इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस चेक करने हैं, वर्ड मीनिंग चेक करने हैं या थीम चेक करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली वीडियो चेक कर सकते हो। और नोट्स चाहिए तो बस एक क्लिक करना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइड लिंक गिवन है, पिंड कमेंट में भी गिवन है, जाके आप उस एक क्लिक से सभी नोट्स को एक्सेस कर सकते हो जो मैंने अपलोड करे हुए हैं। तो इफ यू वांट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अब हम पढ़ते हैं अपनी अगली पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। अब ये पोएम भी एक सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम मतलब होता है एक वर्ड के दो मीनिंग हो गए। यहाँ पे पोएट फायर और आइस के दो सिंबल बताएंगे। एक यहाँ पे फायर का मतलब लिटरली आग से ही है, और दूसरा है डिजायर से, इंसान के मन में जो मनोकामनाएं होती है ना, इच्छाएं, लालच, आप मानो जो दिन पर दिन बढ़ता रहता है, एक चीज मिल गई तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिल गई तो तीसरी चाहिए, तीसरी मिल गई तो फोर्थ चाहिए, वैसी। और आइस क्या है यहाँ पे? नफरत। आइस से उनका मतलब है यहाँ पे नफरत। तो वो हमें इस पोएम के थ्रू बताएंगे दैट आपको पता है कि हमारी दुनिया जो है ना खत्म हो सकती है या तो फायर के थ्रू या आइस के थ्रू। यहाँ पे वो लिटरल मीनिंग भी फायर का बताएंगे कि ऐसा हो सकता है कि हम इतनी ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं कि कल को जो है ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाए, ज्वालामुखी फट जाए और हमारी धरती खत्म हो जाए, एंड हो जाए हमारी धरती, और जो है डूम्सडे आ जाए। और दूसरा वो ये कहते हैं कि ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से हम जो है चल रहे हैं शायद आइस एज आ जाए और हमारी लाइफ एंड हो जाए ऑन अर्थ। तो दोनों चीजें वो कहते हैं। अब वहीं पे अगर इस पोएम का सिंबॉलिक मीनिंग अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि आजकल जो इंसान है उनकी फायर यानी कि उनकी डिजायर इतनी बढ़ चुकी है कि ऐसा हो सकता है कि एक दिन अर्थ जो है एंड हो जाए बिकॉज ऑफ अनगिनत डिजायर। हर आदमी इतना लॉलच हो गया है, हम ना अपनी अर्थ की केयर कर रहे हैं, सिर्फ अपने डेवलपमेंट प्रोग्रेस के लिए इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, किसी की चिंता नहीं करते हैं। शायद हमारी डिजायर्स की वजह से जो है क्या हो जाए, हमारा अर्थ जो है, हमारी लाइफ एंड हो जाए अर्थ पे। या फिर दूसरा अगर आप फायर के बाद अगर आइस का लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे, सिंबॉलिक मीनिंग हुआ नफरत। तो वो कहते हैं आजकल लोगों के बीच में नफरत इतनी हो गई है, आए दिन आप देखते हो हमारा जो वर्ल्ड है वो 2 वर्ल्ड वॉर देख चुका है, और अभी भी आप देखते हो काफी कंट्रीज के बीच में वॉर होते हैं। तो वो कहते हैं कि नफरत भी पूरा प्रॉपर एक रोल निभा सकती है। आदमी आदमी का दुश्मन हो चुका है, इंसान इंसान का दुश्मन हो चुका है। तो ये भी हमारे अर्थ पे हमारी लाइफ एंड करने के लिए कोई कम नहीं है। जितना रोल फायर निभा सकती है, इंसान की डिजायर निभा सकती है, उतना ही रोल आइस एज लिटरल मीनिंग में और जो सिंबॉलिक मीनिंग में नफरत कहो तो वो रोल नफरत भी निभा सकती है। यही है इस पोएम का पूरा मीनिंग। अगर मैं आपको बोलूँ हिंदी में मैंने समझा दिया। अब अगर आप लाइन पढ़ोगे तो शायद ही आपको कोई लाइन जो है वो डिफिकल्ट लगने वाली है। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कोई कहता है वर्ल्ड एंड होगा इन फायर, कोई कहता है वर्ल्ड एंड होगा इन आइस। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। और वो कह रहे हैं मैंने खुद टेस्ट करी है डिजायर, यानी कि मैंने खुद एक्सपीरियंस। यहाँ टेस्टेड मतलब क्या है, उन्होंने खुद एक्सपीरियंस करा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है भाई what do you mean by I have tasted desire। तो मतलब है कि जो मैंने खुद डिजायर को जो है अपनी लाइफ में समझा, एक्सपीरियंस करा है। I hold with those who favor fire। मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो लोग कहते हैं फायर की वजह से, आप मानो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ एंड हो सकती है, या फिर वो कहना चाह रहे हैं डिजायर। फायर मतलब यहाँ पे एक तो लिटरल फायर है और दूसरा ह्यूमन की डिजायर। इतना लालच हो गया है, हम अपने अर्थ को नहीं देख रहे हैं, हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, और भी इतना लालच हो गया, हम अपने सामने वाला जो इंसान होता है, लोगों में ह्यूमैनिटी एंड होती जा रही है, वो दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना भला करना चाहते हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डिजायर्स एंड लालच। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं, तो फिर पहले वाले स्टैंजा में उन्होंने कहा कि अगर एक बार अर्थ को एंड होना हो तो फायर जो है इट कैन एंड आवर लाइफ ऑन अर्थ। दूसरे स्टैंजा में वो कहते हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश मतलब होता है डाई, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर ऐसा हो कि दोबारा हमारी लाइफ अर्थ पे एंड होनी हो, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। एनफ ऑफ हेट मतलब मेरे को नफरत के बारे में भी बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने लोगों की नफरत एक्सपीरियंस करी है।
टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। और अगर डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो कि हमारी लाइफ एंड हो सकती है अर्थ पे, तो आइस भी पूरा वही रोल निभा सकती है, यानी कि आइस एज आ जाएगी तो भी हम नहीं रह पाएंगे, और जितनी नफरत बढ़ती जा रही है तो कल को यहाँ पे रहना लाइफ एंड ही हो जाएगी, हम सबकी वॉर हो जाए, क्या हो जाए किसको क्या पता है। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि अर्थ पे जो है फायर यानी कि डिजायर, आइस यानी कि हेट्रेड, ये दोनों ही चीजें काम कर सकती हैं टू एंड आवर लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, अब इन्होंने लास्ट में बोला था आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मतलब होता है सफिशिएंट, यानी कि वो कह रहे हैं जितना काम फायर कर सकती है उतना ही काम आइस भी कर सकती है, आइस भी उतनी ही सफिशिएंट है। जैसा हेट्रेड जो है एंड कर सकती है, जैसे डिजायर्स एंड कर सकती है ना पूरे की पूरी हमारी लाइफ को ऑन अर्थ, वैसा ही हेट्रेड भी कर सकती है। जैसा फायर कर सकती है वैसा ही आइस एज भी कर सकती है। सिंपल सी पोम है और इनके मीनिंग्स आप देख सकते हो। पेरिश मतलब डाई, सफिशिएंट होता है सफाइस। ठीक है, तो ये पोएम आपकी कंप्लीट पोएम के पोएटिक डिवाइस चेक करने हैं, राइम स्कीम चेक करनी है, थीम चेक करनी है, एनीथिंग एल्स पोएम्स की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो आप जाके देख सकते हो। और अगर क्वेश्चन आंसर भी चेक करने गाइस, मैं हर पोएम के क्वेश्चन भी पढ़ा चुकी हूँ, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। मैंने तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी करा रखी है, सो यू कैन इवन चेक दैट। तो चलो पढ़ेंगे अब हम अपनी अगली पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू। बहुत सिंपल येट बहुत ज्यादा एक मैसेज देने वाली हमें पोएम है। यहाँ पे हमें बता रखा है टाइगर के बारे में कि देखो टाइगर का असली हैबिटेट क्या है। हैबिटेट मतलब कहाँ का रहने वाला है, वो उसका असली घर कहाँ है, जंगल में होता है। बट जो जू में टाइगर होते हैं यहाँ हमें दिखाया जाएगा कि आप खुद सोचो कि उनको कैसा फील होता होगा जिनके पास पूरा जंगल है और उनको इतने से केज में जब रहना पड़ता होगा, तो हाउ दे वुड फील। बस यही चीज जो है हमें इस पोएम के थ्रू बता रखी है। तो चलो शुरू करते हैं। ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। ही कौन है, यहाँ पे टाइगर है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है क्योंकि टाइगर के लिए इट यूज होना चाहिए और उसे ह्यूमन लाइक कैरेक्टर दिया है, तो ये पर्सोनिफिकेशन। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब वो चल रहा है। ठीक है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप। विविड मतलब बहुत ब्राइट चमकीली, और स्ट्राइप्स जो आपको पता है टाइगर के बॉडी पर होती हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो वो कहाँ चल रहा है, उसका जो छोटा सा केज है उसमें कुछ स्टेप्स लेकर वो चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब जो उसके पॉज होते हैं, जो टाइगर के पैर होते हैं ना फर वाले क्यूट क्यूट से छोटू से, उनको जो है वो कह रहे हैं ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और जो है वेलवेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो फरी होते हैं और जब वो चलते हैं तो बिल्कुल आवाज नहीं आती है, तो इसलिए वो लिखा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, कोई आवाज नहीं आ रही उनके चलते हुए। इन हिज क्वाइट रेज, और जब वो चल रहा है तो वो क्वाइट रेज में चल रहा है। रेज मतलब होता है गुस्सा और क्वाइट मतलब होता है शांत। तो गाइस ये एक टाइप का ऑक्सीमोरॉन होता है, ये एक पोएटिक डिवाइस है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, इसे ध्यान रखना। ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें एक सीधी उल्टी बात आप बोलो, यानी कि शांत और गुस्सा क्या एक साथ हो सकता है, कोई चीज नहीं ना, या तो कोई शांत होगा या कोई गुस्से में होगा। तो जब दो कॉन्ट्रोडिक्टरी वर्ड्स एक साथ आते हैं तो उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। और यहाँ पे वो कह रही हैं ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ठीक है, रेज मतलब गुस्सा, यानी कि उसने मन के अंदर अपना गुस्सा दबा रखा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be, वैसे उसे क्या करना चाहिए, he should be lurking. lurking मतलब छुपना, उसे छुपना चाहिए शैडो में, किसकी, बड़ी बड़ी घास की। कहाँ पे, नियर द वाटर होल, जहाँ पे जो डियर है वो पानी पीने आता है, उसे यहाँ घास के पीछे छुप के बैठना चाहिए उसका शिकार करने के लिए। सिंपल लाइंस। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, braining his white fangs, his claws, terrorizing the village। वो कह रहे हैं he should be snarling around the houses। उसे क्या करना चाहिए, स्नाल मतलब वो जो रोल करते हैं ना, वो उसको तो इधर उधर जंगल की एज पे घूमना चाहिए, अपने वाइट फैंग्स यानी कि अपने नुकीले दांत दिखाते हुए, अपने जो है नुकीले क्लॉज दिखाते हुए, और डराना, डराएंगे उससे कौन, डरेंगे उससे कौन, जब ना जंगल के जो एज होते हैं उनके पास में जो गाँव बसे होते हैं ना, वहाँ पे लोग ना उनको पता चल जाता है टाइगर आने वाला होता है, तो वो जो है वो टाइगर क्या करते हैं, वो कभी कभी वहाँ घूम रहे होते हैं तो भाई पूरा विलेज डर जाता है, भाई
कहीं टाइगर आने वाला है, वो अपनी शीप बकरियों को अपने घर में रख लेते हैं, बच्चों को भी घर में रखते हैं। तो ये है टाइगर का असली कैरेक्टरिस्टिक। बट अभी जो है हमारा टाइगर कहाँ है, जू में है, ये बताया गया है। बट ही इज लॉक्ड, देखो यही आ गई अगली लाइन, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल क्या है, वो कमरा जू का जहां वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो स्ट्रेंथ, उसकी जो ब्रेवरी, उसकी जो शक्ति है, उसका जो गुस्सा है, एवरीथिंग इज बिहाइंड बार्स। क्या है वो, जो उसका जेल है ना, उसकी जेल क्या बोलो गाइस, वो जो उसका केज है, उसकी जो दीवारें हैं उसको बोला गया है बार्स। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर, और वो क्या करेगी, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग मतलब भी चलना ही होता है, वो चल रहा है लेंथ ऑफ हिज केज। लेंथ ऑफ हिज केज दिखाया जा रहा है कि भाई इतना बड़ा जंगल होता है वैसे टाइगर के पास घूमने के लिए, अब उसके पास बस अपना एक पिंजरा ही है, एंड वो उस पिंजरे में घूमते हुए जो विजिटर्स हैं उसको इग्नोर कर रहा है, जो जू में उसको देख रहे हैं वो उन सभी को इग्नोर कर रहा है। He hears the last voice at night, आखिरी आवाज उसे दिन की जो है आती है रात को। किसकी आती है, पेट्रोलिंग कार्स की आती है, जो जू के दरवाजे चेक करने के लिए और सबको चेकिंग करने के लिए जो पेट्रोलिंग कार्स आती है, आखिरी आवाज उसे उसकी आती है। एंड स्टेयर विद हिज ब्रिलियंट आइज, उस समय वो अपनी चमकीली आंखों से, क्योंकि आपने देखा है कि रात के समय पे टाइगर की और बहुत सारे एनिमल्स की जो आंखें वो चमकती हैं, तो वो अपनी उन चमकती आंखों से उस समय चमकते हुए तारों को देख रहा है। एंड यहाँ पे पोएम एंड हो जाती है। लिखी है ये पोएम लेस्ली नॉरिस ने, एंड ये यही मीनिंग बताती है हमारे को, द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन अ जू एंड द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर इन अ जंगल। स्नाल्स मतलब क्या होता है, वार्निंग साउंड, मतलब ऐसे गुर्रा के बता देना कि भैया टाइगर आ गया है। तो विद दिस ये पोएम हमारी कंप्लीट होती है। फॉर द डिटेल पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस वीडियो, एक वीडियो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर चेक करने, नोट्स चेक करने, एवरीथिंग मैंने गाइड लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दिया है पिन कमेंट में, वहां से जाके आपको हर पोएम के पोएटिक डिवाइस, क्वेश्चन आंसर, एवरीथिंग यू विल गेट, यू कैन गो एंड चेक इट। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ अगली पोएम हमारे नेक्स्ट चैप्टर से। तो अब पढ़ते हैं अपनी अगली पोएम, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये एक बहुत ही मजाकिया सी पोएम है, ह्यूमरस पोएम है। पोएम की जो पोएटेस है उनका नाम जल्दी से मुझे लाइव चैट में जल्दी बताते रहो, और हम पोएम को कर लेंगे ऐसे ही जल्दी कंप्लीट। तो भाई इस पोएम में क्या होने वाला है, बहुत ह्यूमरसली हमें पोएटेस बताएंगी कि सपोज करो आप किसी जंगल में चले जाओ, सपोज करो आप कहीं चले जाओ, वहां आपके सामने ये वाला वाइल्ड एनिमल आ गया, तो उसको आप पहचानोगे कैसे। जैसे हम उसको देख के नहीं पहचानेंगे कि टाइगर है या लायन है, यही चीज ह्यूमर है कि वो एक एक हमें एनिमल को बता रही है कि जब वो आपके सामने आएगा आप तब उसे पहचानोगे। तो पढ़ते हैं इनकी लाइन्स। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, वो कह रहे बाई चांस अगर तुम ईस्ट साइड के जंगलों में चली गए, एंड देयर यू शुड एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, यहाँ और सोचो कि अगर उस समय तुम्हारे सामने आए, एडवांस मतलब आपके सामने आए, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, लार्ज बड़ा सा, टॉनी मतलब क्या होता है, गोल्डन ब्राउन, येलोइश ब्राउन, चमकता हुआ सा, बीस्ट मतलब होता है एनिमल। सोचो तुम्हारे सामने एक ऐसा लार्ज टॉनी एनिमल आ जाए। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर तुम्हें देख के ऐसा गुर्र रहा है कि तुम कहो भैया हम तो मर गए, यू विल नो इट इज एशियन लाइन, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन है, एशियन लाइन। अब मुझसे कमेंट में एक मेरे भाई बहन में से किसी ने पूछा था कि दीदी डाइन और लाइन कहाँ से कमेंट वो राइम कर रहा है, तो देखो वैसे डाइंग होता है डाइंग जी, बट यहाँ पे हमारी जो पोएट है उन्होंने राइम करने के लिए डाइंग को डाइन लिखा है और ये ऐसे अपोस्ट्रोफी लगा दिया है। ये पोएटिस का मतलब तरीका होता है, पोएट्स का तरीका होता है राइमिंग करवाने के लिए, तो इसको हम डाइंग नहीं बोलेंगे, इसको हम डाइन बोलेंगे जैसे मैंने बोला। और डाइन के साथ लाइन बिल्कुल राइम कर रहा है, दोनों एंड पे एंड हो रहे हैं, तो ये राइमिंग ही है। चलो कौन से वाले एनिमल से मिलेंगे अब हम ये देखते हैं। और if sometime when roaming around a noble wild beast greets you, और ऐसे सोचो तुम और चल के जा रहे हो, एक नोबल मतलब शाही वाइल्ड जानवर अगर ग्रीट करता है आपको, आपके सामने आता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, ब्लैक स्ट्राइप्स है उसकी, येलो ग्राउंड मतलब येलो खाल है उसकी, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ध्यान रखना वो तुम्हें खा ना जाए। दिस इज सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और यही सिंपल रूल है तुम्हें समझने के लिए कि वो तुम्हें खा जाएगा, टू लर्न दैट वो कौन है, वो एक बंगाल टाइगर है, ठीक है। तो डिसर्न मतलब होता है किसी चीज को पहचानना। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ठीक है।
चलो अगला वाला स्टैंजा पढ़ते हैं। अब कौन से वाले एनिमल से हम मिलेंगे? इफ स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग मतलब ऐसी वॉक पे निकलते हैं ना, उसे कहा जाता है स्ट्रोलिंग। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यानी कि सोचो तुम और आगे निकले, एक और वाइल्ड एनिमल आता है आपके सामने। हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर, हाइड मतलब होता है स्किन जानवर की। सोचो उसकी स्किन पे पेपर डली हुई है, पेपर पता है ना, काली मिर्च ऐसे छिड़क रखी है, सोचो उसकी स्किन के ऊपर। एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू, और समझ जाना जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर झपट्टा मारेगा, यू विल नो इट्स लेपर्ड, तुम्हें समझ में आ जाएगा वो लेपर्ड है। दिस विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, यानी कि अगर तुम चिल्लाओगे पेन में और उसने तुम्हें झपट्टा मार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो तुम्हें खा जाएगा, सिंपल। ठीक है, अगला वाला स्टैंजा पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कौन से हम जानवर से मिलने वाले हैं यहाँ पे। अब आगे वो कहती है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, आप अपने यार्ड के आसपास में घूम रहे हो, यू मेट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और सोचो वहां पे एक क्रीचर आ जाए। अब देखो भैया टोन देखो, अब वाइल्ड बीस्ट नहीं कह रही है इसके लिए, ये कौन है? भालू है। भालू होता है क्यूटू सा टेडी बियर हमारा, तो इसके लिए उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये एक बीस्ट है, क्योंकि बियर को ना ऐसे सोचा जाता है हाँ टेडी बियर है, वो ग्रिजली पांडा आते हैं ना, वो 3 भाई हैं उस पे, अच्छा से कार्टून आते तो ऐसे लगता है कि हाँ भाई ये ऐसे ही होंगे सच्ची में, बट ऐसा नहीं, वी बेयर बेयर्स वाला है ना, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने क्रीचर लिखा है, बट वो क्रीचर लिखते ही बताती है बी श्योर इट इज अ बेयर, समझ जाना वो बियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, और अगर तुम्हें डाउट्स है कि हाँ ये कोई बियर ही है, भालू या कोई और है, तो वो तुम्हें जोर की झप्पी देगा, और भाई वो जोर की झप्पी तुम्हें मार भी सकती है। तो वो ये बताना चाहिए कि हाँ भालू के लिए परसेप्शन ऐसा तुम्हारा हो सकता है कि वो टेडी बियर है, बट वो भी खतरनाक ही होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पे, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, वो कहते हैं अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो जानवरों के बीच में, वाइल्ड एनिमल्स के, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकार करने वाले जंगली जानवर, अगर उनके बीच में डिस्टिंग्विश मतलब होता है डिफरेंस करना, अ नोविस माइट नॉन प्लस, नोविस कौन होता है? नौसिखिया। अगर कोई किसी भी एक रिलेटेड फील्ड ऑफ वर्क में कोई इंसान नया जाता है तो उसे नोवाइस बोला जाता है कि यार ये अभी नए आए हैं, इन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो कह रहे हैं अगर कोई नया इंसान जाएगा जंगल में तो वो दो बीस्ट ऑफ प्रे, दो जानवरों के बीच में नॉन प्लस हो सकता है। नॉन प्लस मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। वो कौन से जानवर है? क्रोकोडाइल और हाइना, दो जानवरों के बीच में वो कहते हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, एक क्रोकोडाइल और एक जो है हाइना। पढ़ लेते हैं आगे, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोवाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, यानी कि कोई कंफ्यूज हो जाएगा क्रोकोडाइल और हाइना को जो है डिफरेंशिएट करने में। तो फिर वो आंसर बता देती है कि अगर आपको दिक्कत हो रही हो, क्रोकोडाइल आपको समझ में नहीं आ रहा क्रोकोडाइल है ये क्या चीज़ है ये, तो हाइनास कम विद अ मेरी स्माइल। ये जो हाइना होता है, कितने स्टूडेंट्स ने हाइना देखा बताना आप लाइव चैट में। ये जो हाइना है ना, जब ये शिकार करता है तो ये हंसता है, तो बड़ी शैतानी सी हंसी होती है, डरावनी सी इसकी। और आपको पता है बट इफ दे वीप देयर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के आंसू तो पता ही होगा, बट अगर वो रो रहे हैं तो समझ जाना वो कौन है, वो एक मगरमच्छ है। अब लास्ट आता है हमारा कौन सा क्रीचर, The true chameleon is small, a lizard sort of a thing. He hasn't any ears at all. अब लास्ट में वो हमें बताती है गिरगिट के बारे में, कहते हैं वो lizard sort of है, lizard जैसा ही है, कोई कान नहीं है उसके, and not a single wing, कोई उसके पर नहीं है। If there is nothing on tree, this is chameleon you see. अगर सोचो पेड़ पे कोई नहीं है तो समझ जाओ गिरगिट रंग बदल के बैठा है। कैरोलिन वेल्स ने ये पोम लिखी है। आई होप लाइव चैट ने सब कुछ सही सही बताया हो। एक बार इसकी ग्लॉसरी यानी कि वर्ड मीनिंग देख सकते हो। ग्राउंड मतलब बैकग्राउंड, डिसर्न मतलब आइडेंटिफाई पहचानना, मैंने आपको बताया था। हाइड मतलब एनिमल की स्किन, पेपर्ड मतलब है छिड़कना, जैसे मैं काली मिर्च कहती हूँ ना, मतलब कवर्ड विद स्पॉट्स, ठीक है। कैरेस मतलब अ जेंटल लविंग, जो है आपको टच या फिर आपको हक कर लेना किसी को। नोवाइस मतलब है समवन न्यू टू जॉब, मैंने कहा था आपको कि जो किसी काम के लिए नया है। नॉन प्लस मतलब होता है यूजुअली कि भैया पजल हो जाना, कंफ्यूज हो जाना या सरप्राइज हो जाना। अब पोएम के हर एक पोएटिक डिवाइस हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या हो नोट्स, सभी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो और पिन कमेंट से हर एक चैप्टर के नोट्स एक्सेस कर सकते हो। तो मैं चलती हूँ, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी द बॉल पोएम, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है ये, इसको भी कहते हैं हम अपनी अगली पोएम जिसका नाम है द बॉल पोएम। अब जल्दी से लाइव चैट में बॉल पोएम के जो पोएट है उनका नाम मुझे बता दीजिए और हम पढ़ेंगे इतनी पोएम को। पोएम है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल,
What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in water. तो होता क्या है इस पोयम में भैया, हमारे जो पोएट देखते हैं कि एक बच्चा होता है, वो अपनी बॉल से खेल रहा होता है और सडनली वो देखता है कि उसकी बॉल ऐसे मेरेली बाउंस करती हुई, यानी कि खुश से खुश जो है वो उछलती कूदती हुई सड़क के किनारे से जो है पानी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पे उन्होंने कहा बॉल को मेरेली बाउंसिंग, मेरेली मतलब खुशी से, खुश होकर। क्या बॉल खुश हो सकती है? नहीं ना। तो उन्होंने यहाँ बॉल को पर्सोनिफाई करते उन्होंने कहा बॉल तो भैया नाचती कूदती हुई खुश होकर जाके पानी में गिर गई। अब क्या भैया, बच्चा तो परेशान हो जाएगा, उसकी बॉल गिर गई। तो अब पोएट बताएंगे बच्चे की परेशानी हमारे को और कैसे जो है वो कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो बच्चे को नई बॉल खरीद के दे दूँ और उसको बेटा कोई बात नहीं, दुनिया में और भी बहुत सारी ये वाली बॉल आपको मिल जाएंगी, आप नई बॉल खरीद लो, बट मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा क्योंकि ये जो है आज सीखी है उसने कि दुनिया में आपके पास जो चीज़ है हो सकता है आपसे वो छिन जाए, हो सकता है आपसे वो खो जाए, तो यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर बिलोंगिंग्स। आज इस बच्चे को इस छोटी सी बॉल खोलने के एग्जाम्पल से ही जो है ये बात समझ में आ जाएगी। तो आगे वो कहते हैं नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। वो कहते हैं ये कहने का फायदा नहीं कि बेटा हम बराबर वाली दुकान से न्यू बॉल जाके खरीद लो, नहीं, एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, यानी कि वो बच्चा इतना डरा सहमा परेशान सा इस समय में, एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। वो कहते हैं इतना डरा हुआ है वो, रिजिड है, यानी कि वो हैरान है, ट्रेम्बलिंग है, वहां देख रहा है कि किस तरीके से उसके यंग डेज से मतलब है जो वो बॉल थी और उसके साथ जितनी भी उसकी यादें थी वो भी चली गई हार्बर यानी कि पानी में, और वो वहां खड़े होकर उसे देख रहा है। अब पोएट कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड मतलब डिस्टर्ब करना, जाके दखल अंदाजी करना। तो वो कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। वो कहते हैं मैं जाके उसको नहीं कहूंगा कि बेटा परेशान मत, और बॉल होती है और बॉल खरीद लो, तुम न्यू वाली आप जो है बास्केटबॉल खरीद लो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं कहूंगा। अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। वो कहते हैं डाइम मतलब कुछ पैसों की कोई भी जो नई बॉल आएगी वो वर्थलेस होगी, क्योंकि वो जो बॉल थी गाइज उसकी, वो उसके साथ उसकी यादें जुड़ी थी, उसका जो एक महत्व था वो अलग है, नई बॉल जो होगी वो अलग होगी। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहते हैं इस चीज से उसको अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल रही है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोसेशन, यानी कि जो दुनियादारी है ना, जिसमें कोई चीज़ जो भी आपकी है, बिलोंगिंग है, आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा, तो उसको अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आज पता चल गई है। पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। वो कहते हैं ऐसा कोई भी हो सकता है कि आपसे आपकी जो कोई भी फेवरेट चीज़ हो, चाहे वो कोई आपका मतलब आप इस इंसान को भी मान सकते हो सकता है आप उनसे दूर हो जाओ, तो इसलिए आप लोगों को जो है बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बहुत जो है ना एक तरफ समझ से चलना चाहिए अपनी, जिन लोगों से आप प्यार करते हो, चाहे वो मटेरियल थिंग है, चाहे वो कोई इंसान है, कि आप उनकी केयर करो और रिस्पॉन्सिबल लो आप उनके लिए। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। वो कह रहे कोई भी जो है ना दोबारा बॉल नहीं खरीदेगा, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वो जो बॉल गिर गई है वो वाली बॉल कभी भी वापस नहीं आ सकती है, कोई भी पैसे से भी आप उस बॉल को वापस नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि वो तो चली गई, उसके साथ उसकी सारी यादें चली गई। मनी इज एक्सटर्नल, यहाँ पे मनी दूसरा है, यहाँ वो हमें ये नहीं बोलना चाह रहे कि भाई बॉल गिर गई बच्चे की, यहाँ एक्चुअली वो हमें ना लाइफ का लिटरल मीनिंग सिखाना चाह रहे हैं दैट व्हेन वी लव समवन, व्हेन वी लव समथिंग, देन अगर वो हमसे दूर होती है तो हमें बहुत ग्रीफ, बहुत दुख महसूस होता है। तो या तो हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उनके लिए बहुत केयरिंग होना चाहिए कि वो हमसे दूर ना हो, या फिर हमें ये दुख जो है झेलना पड़ेगा। जो है उनका मैसेज यही है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट। वो कह रहे हैं आज वो बच्चा सीख रहा है, लर्निंग हिज डेस्परेट, उसके आज डेस्परेट है कि वो मेरी बॉल चली गई। हो सकता है वो किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच के कर रहे हो सकता है वो किसी और चीज के बारे में सोच के कह रहे हो पोएट। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। वो क्या लर्न कर रहा है बच्चा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि बच्चा क्या लर्न कर रहा है। बच्चा लर्न करना है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉ। एपिस्टेमोलॉजी मतलब किसी भी चीज की स्टडी, तो बच्चा स्टडी कर रहा है लॉस, यानी कि किसी भी चीज को खो देने का जो दुख है वो आज वो बच्चा सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन वाज डे नो एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और कह रहे ये सीख दुनिया के हर इंसान में होनी चाहिए, और हर इंसान को कभी ना कभी ये सीख मिलती है, और हर कोई
जो है इस चीज़ को स्टैंड करता है अपनी लाइफ में कभी ना कभी, जब उनसे उनका कोई जो आप कहो कि चाहे वो कोई इंसान हो जिनसे वो बहुत प्यार करते हो, केयर करते हो, चाहे वो कोई मटीरियलिस्टिक थिंग हो, अगर वो छिने तो कैसा लगता है, वो उन्होंने इस पोएम के थ्रू समझाया है। पोएट है जॉन बेरीमैन। पोएम की अगर थीम जाननी है, मैसेज जानना है, सेंट्रल आइडिया जानना है, वर्ड मीनिंग ये रहे, आप देख सकते हो। अगर आपको पोएम का इन डेप्थ पोएटिक डिवाइसेस भी देखने हैं तो वीडियोस लिंक आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक इट। और नोट्स अगर चेक करने हैं जहाँ पे मैंने पोएटिक डिवाइसेस एंड ऑल दैट सब टैग कर दिया है, तो इंस्टाग्राम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, गाइड गिवन है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और हाँ, अभी तो नेक्स्ट पोएम पढ़ते हैं, अभी तो बहुत सारी पोएम है, तो अगली पोएम हम अपने नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो अब पढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट पोएम जो है अमेंडा। तो अमेंडा पोएम एक बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग पोएम है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पोएम से। सिंपल सी पोएम है, एक बच्ची है, उसका नाम है अमेंडा। अब उसकी जो मदर है उसे बार बार ना, अगर मेरी लैंग्वेज में बोलो तो कुछ ना कुछ समझाती रहती है, नैग करती रहती है, और बोलो टोक टकाई करती रहती है। अमेंडा ये कर लो, अमेंडा ऐसे करो, अमेंडा ऐसे मत बैठो, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, अमेंडा पिंपल हो जाएगा, अमेंडा जूते अपने सही से कर लगा के रखो, अमेंडा ऐसे जो है ऐसे मत बैठो। ये सब उसको बार बार वो सिखाती रहती है। और अमेंडा उनकी कांस्टेंट नैगिंग से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी है, थक चुकी है वो उनकी बातें सुन के कि वो हमेशा मुझे समझाती ही रहती हैं। तो वो जो है इतनी परेशान हो गई है कि उसने अपना एक ड्रीम वर्ल्ड बना लिया है और वो एस्केप करती है रियलिटी से, और पता नहीं क्या क्या एक्सट्रीम चीज़ें तक वो सोच लेती है, छोटी सी बच्ची, बिकॉज ऑफ द नैगिंग नेचर। हाँ, मदर अपनी जगह बिल्कुल केयरिंग है, उसे सिखा रही है, उसके भले के लिए बात कर रही है, बट इस चैप्टर में हमें ये सिखाया जा रहा है, इस पोएम में हमें ये सिखाया जा रहा है दैट कभी कभी जो है क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए सो दैट बच्चे जो है इसे एस्केप ना करें और इसे ड्रीम वर्ल्ड ना बना ले अपना जाके अमांडा की तरह। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं पहली लाइन। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो उसकी मदर कह रही है अमांडा नाखून मत चबाओ, अमांडा ऐसे अपने झुकाओ मत कंधों को, अमांडा स्लाउचिंग मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके ऐसे रिलैक्स ऐसे बैठ जाते ना, ऐसे करके मत बैठो, सिट अप स्ट्रेट बिल्कुल सीधी होके बैठो अमांडा। ठीक है, फिर वो कहती हैं देयर इज, अब ये जो आगे की लाइन्स है ना गाइस, ये कौन है, एक लाइन है बोलेंगे मम्मी उसकी। ठीक है, अब ये जैसे ही अमांडा की मदर ये कह देती है तो अमांडा परेशान होकर अपने ड्रीम वर्ल्ड में चली जाती है। तो ये जो ब्रैकेट्स में लाइन है ये अमांडा का ड्रीम वर्ल्ड है। तो अमांडा ये सब सुन के कहती है देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, यानी वो इमेजिन करती है कि एक बहुत ही बड़ी सी, एमरल्ड मतलब होता है एक ग्रीन कलर का प्रेशियस स्टोन होता है, तो यहाँ एमरल्ड मतलब है ग्रीन। यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, पोएटिक डिवाइसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो गिवन है, 25-30 मिनट में सारे पोएटिक डिवाइस समझा दिया, आप जाके उससे पढ़ सकते हो, हर पोएम के वहाँ पे कवर्ड है। तो वो कहते हैं देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी, यानी कि एक ग्रीन कलर की सी है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, इनहेबिटेंट मतलब रहने वाला। इमेजिन करती है कि काश कोई जो है एक बड़ा सा हरे रंग का समुद्र होता जिसमें अकेली मैं रहती और मैं होती एक मर्मेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं उस सी में क्या बन जाती, जाके एक मर्मेड बन जाती और उसमें बिल्कुल अकेली, कोई एक और जन नहीं होता मेरे साथ, और वहां मजे से जो है ड्रिफ्ट करती रहती, यानी कि इधर उधर घूमती रहती ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली, यानी कि वो अब अपने घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो दिमाग में इमेजिन करिए कि काश कोई समुद्र होता और मैं वहां अकेले घूमती रहती। चलो अब पढ़ते हैं अमांडा की मम्मी अगली बात उसे क्या कहती है। अगली बात वो कहती हैं डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो अब उसकी मदर कहती है होमवर्क कंप्लीट कर लिया, कमरा साफ कर लिया, मैंने तुम्हें कहा था ना अपने जूते पॉलिश करके रख दो अमांडा। अब वो बहुत परेशान हो जाती है और ये जो है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके सोचती है। आप देखो वो सोचती है आई एम ऑर्फन। आप सोचो भाई वो बच्ची क्या सोच रही है कि मैं ऑर्फन बन जाऊं, कि मेरे हो ही ना मेरे पेरेंट्स, ऐसा कुछ सोच रही है ये बच्ची। रोमिंग द स्ट्रीट यानी कि मैं सड़कों पे घूम रही हूँ। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, यानी कि सोच रही है कि मैं ऐसे ना अपना आराम से सड़कों पे चल रही होंगी और वो सड़कों की जो मिट्टी होगी ना उसको अपने बेयर फुट यानी कि नंगे पैरों से मिट्टी से खेलूंगी मैं, मुझे कोई टोक टकाई करने वाला ना हो, मेरे जो मन में आए मैं वो करूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और जब मेरे को कोई कॉन्स्टेंटली आके बता नहीं रहेगा ये करो ये करो ये करो, वो साइलेंस गोल्डन होगा और वो फ्रीडम स्वीट होगा। तो इतना एक्सट्रीम ये बच्ची सोच रही है, इतना ज़्यादा इसको
ऐसा महसूस हो रहा है कि शी इज़ इवन थिंकिंग ऑफ हर सेल्फ एन ऑर्फन। तो ये बहुत गलत चीज़ है जो अमांडा कर रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। तो अब उसकी मदर कहती है बेटा चॉकलेट मत खाओ, बेटा पिंपल हो जाएगा। अरे तुम देखोगे मेरी तरफ जब मैं तुम्हें बुला रही हूँ अमांडा। अब अमांडा मैडम क्या सोचेगी, अब अमांडा मैडम सोचती है आई एम रेपुंजल, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. अब वो सोचती है अब कि काश में होती एक रेपुंजल। रेपुंजल एक प्रिंसेस थी जिसके बाल बहुत लंबे थे और उसको एक टावर में बंद कर रखा था और वो उस टावर में खुश नहीं थी। ऑब्वियसली अकेले बंद करे तो क्यों खुश होगी वो वहाँ पे। वो अपने जो ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर्स थे वो टावर की जो खिड़की थी उससे बाहर करती थी और उसको रस्सी बनाकर नीचे आ जाती थी। कभी कभी लोग उससे ऊपर वहाँ मिलने आ जाते थे, उसके फ्रेंड्स आते थे। तो अब अमांडा सोच रही है कि काश मैं रेपुंजल होती तो मेरे को कोई चिंता नहीं होती। वो जो टावर वाली लाइफ होती ना जो रेपुंजल को शायद गंदी लग रही थी, मेरे लिए वो ट्रैंक्विल यानी कि पीसफुल, बिल्कुल अच्छी, शांत और रेयर यानी कि बिल्कुल अद्भुत होती मेरे लिए वो लाइफ। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और अगर मैं रेपुंजल बन के उस टावर में चली जाऊं तो भाई मैं अपने कभी बाल ऐसे नीचे नहीं करूंगी कि कोई रस्सी पकड़ के ऊपर आ जाए उनको। ना भाई ना, मैं अकेले रहूंगी, अद्भुत होगा वो, बिल्कुल शांति से, ट्रैंक्विल रेयर सिचुएशन में। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली नैक करी जा रही है तो वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे भी सोच रही है। आगे पढ़ते हैं। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज स्मूजी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू अमांडा। अब उसकी मदर कहती है अमांडा सल्किंग मतलब क्या हुआ, वो जो ऐसा मूड खराब सा कर लेती है वो अपना। तो वो कहती है अमांडा प्लीज ऐसे मत करो, ऐसे क्यों करती हो, हमेशा मूडी रहती हो। अगर कोई तुम्हें देखेगा तो उसे लगेगा मैं तुम्हें बहुत टोकती हूँ। सल्किंग मतलब कि वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती। उसकी मदर जो कह रही है ऐसा परेशान सा होकर मुंह बना लेती है। तो इसलिए जो है उसकी मदर अब उसे कहती है अगर तुम्हें कोई दिखेगा तो मैं तुम्हें बहुत टोकती हूँ कहेगा। और अभी आप पूरी पोएम में पढ़ के आए हो दैट कैसे उसकी मदर उसे बता रही हैं सब चीज़ें। शायद अगर प्यार से बैठ के समझाती तो वो अच्छे से समझ जाती। तो ये है आपकी ये पोएम। अब पोएम का मैसेज, थीम भी मैंने बाकी पोएम्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो गिवन है वहाँ पे डिस्कस कर रखा है, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हो। तो बेसिकली गाइज ये पोएम में बातचीत क्या हो रही है कि वो बच्ची बिल्कुल भी रिलैक्स अपने घर में नहीं रह पा रही है। तो वो सोचती है कि मैं एक मर्मेड बन जाऊँ, ठीक है। फिर वो सोचती है कि ये ऑर्फन होती, फिर वो सोचती है मैं रेपुंजल बन गई, टावर में रहूँगी तो किसी को अपने से मिलने नहीं दूंगी, उससे अकेलापन चाहिए। तो लैंग्वेज मतलब यहाँ पे रिलैक्स है, ड्रिफ्टिंग मतलब है स्लोली चलना, पैटर्न मतलब है पैटर्न बनाना, और ट्रैंक्विल मतलब है काम। वही तो मैंने आपको कहा था कि उसे लग रहा है लाइफ इन टावर कैसी होती, काम, पीसफुल, कोई नहीं होता मुझे टोक टकाई करने वाला, नैगिंग करने वाला, और रेयर, बिल्कुल अद्भुत होता कि मैं अकेले वहां पे रहती। ये पोएम हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं अपनी अगली पोएम पे। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है द ट्रीज। और ये जो पोएम है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सिंबॉलिक पोएम है। इसको आप इसके लिटरल मीनिंग से भी ले सकते हो जहाँ पे आप ट्री का मतलब ट्री समझोगे, और दूसरा इसका सिंबॉलिक मीनिंग जो है ट्री का मतलब वुमेन। ये पोएम की जो है ना पोएटिस, ये कौन है, एंड्रीन रिच है और ये एक फेमिनिस्ट पोएट है। जब आप 12th क्लास में आओगे तो मैं आपको एक और पोएम पढ़ाऊंगी इनकी जो है एन जेनिफर स्टाइगर, वो भी फेमिनिस्ट पोएम है। और ये भी यहाँ पे ये जो ट्री है, ये ट्री या तो आप लिटरल मीनिंग ले लो कि हाँ भाई ट्रीज की बात हो रही है, दूसरा जो इसका सिंबॉलिक, जो इसका हिडन मीनिंग वो ये है कि हमारी जो पोएटिस है एंड्रीन रिच वो ट्रीज को कह रही है वुमेन, यानी कि औरतों को वो रेफर कर रही हैं। और वो ये दिखा रही है कि कैसे जो है धीरे धीरे कैसे टाइम बदल रहा है और कैसे टाइम बदलना चाहिए, एंड हाउ ऑल द वुमेन शुड कम आउट इन द वर्ल्ड। शुड कम आउट इन द वर्ल्ड मतलब ये है कि उन्हें अपने घरों से बाहर आना चाहिए, उन्हें बाहर की दुनिया में आना चाहिए, उन्हें भी सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। और ये सब कैसे हुआ कि वुमेन भी बाहर आई, उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो आपको अलग अलग फील्ड्स जितनी भी हमारी फील्ड है उनमें आकर जो है अपना योगदान दिया, कैसे अलाउ हुआ वुमेन को बाहर आना, ये सब चीजें उन्होंने इस पोएम के थ्रू हमें बताई है। यानी कि शी इज अर्जिंग और वुमेन इन दिस पोएम कि वो भी अपने राइट्स के लिए स्टैंड ले एंड दे शुड कम आउटसाइड ऑफ देयर होम्स। मतलब ये है कि इफ दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट दे शुड
टेक स्टैंड ऑफ देमसेल्फ। एंड ये एक तरीके का ना एक ऐसे दिखाएंगे वो जैसे ट्रीज घर से बाहर चल के आ रहे हैं, और मीनिंग वो बता रही है कि कैसे वुमेन जो है धीरे धीरे, जैसे आपने देखा एक जमाना था वुमेन के पास वोटिंग राइट भी नहीं था, एंड धीरे 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 समाज में इतना बदलाव आया है, तो उसी बदलाव को वो इस पोएम के थ्रू जो है गाइस बता रही हैं। तो पहली लाइन है द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। यहाँ पे ट्रीज हैं औरतें यानी कि वुमेन, और आउट इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है यहाँ पे, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड है। वो कह रही है कि अब वो टाइम आ गया है कि जो वुमेन है वो अपने घरों से बाहर आ रही हैं इस पूरी दुनिया में, ठीक है। द फॉरेस्ट दैट वर एम्प्टी ऑल दीज डेज, उसी फॉरेस्ट में, उसी दुनिया में जो पहले एम्प्टी था। एम्प्टी मतलब ये था कि वुमेन की तरफ से कंट्रीब्यूशन बाहर, आप कहो कि प्रोफेशनल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में और सोशल कल्चर एरिया में नहीं हो रहा था, बिकॉज वुमेन वर कन्फाइंड इन देयर होम्स, घर में ही थी, ठीक है, कि घर में ही रहना है, घर के काम करने हैं, बाहर जाके जॉब नहीं करनी है, बाहर जाके आपको अपना योगदान नहीं देना सोसाइटी में। बट अब सिचुएशन बदल रही है, अब बदलाव आ रहा है। तो वो कहती है द ट्रीज inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in its shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. अब वो जो है ये वाला अगर आप मीनिंग देखोगे तो आप कंफ्यूज होते हो, नो बर्ड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, तो इसको आप ट्रीज के मीनिंग से देखो। अब ना मैंने आपको बता दिया यहाँ पे वुमेन मतलब वुमेन, ट्रीज मतलब वुमेन है। अब इसके लिटरल मीनिंग से पढ़ो, ट्रीज के मीनिंग से। आप सोचो कि पोएट कह रही है कि ट्री जो है घर के अंदर बाहर आ रहे हैं, फॉरेस्ट में जा रहे हैं। आजकल आप इसको भी समझ सकते हो कि भाई आजकल क्या हो रहा है, हम लोग इतना पेड़ काट रहे हैं, हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बट लोग अपने घरों में पौधे लगाते हैं, घरों में पूरा ग्लास रूम बना के पौधे लगा देते हैं, बट बाहर इतना डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो घरों के अंदर के जो ट्रीज हैं, ट्रीज इनसाइड मतलब घरों के अंदर के जो ट्रीज हैं, अब वो बाहर जा रहे हैं फॉरेस्ट में, उस फॉरेस्ट में जहाँ पे बहुत डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उस फॉरेस्ट में जहाँ पे कोई चिड़िया नहीं बैठ पा रही है क्योंकि वहाँ पे पेड़ नहीं है, उस फॉरेस्ट में जहाँ पे इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पेड़ की जड़ों में इधर उधर जो है छुपे रहते हैं, वो नहीं छुप पा रहे क्योंकि फॉरेस्ट में इतना डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। उस फॉरेस्ट में वो जा रहे हैं जहाँ पे जो सन है वो अपनी शैडो नहीं दे पा रहा है, जो सन है अपनी सन रेज जो है वो नहीं फैला पा रहा है। उस फॉरेस्ट में जो है ट्री वापस चल के जा रहे हैं, वो फॉरेस्ट जो इतने नाइट से यानी कि इतने दिनों से, नाइट्स यहाँ पे मतलब इतने दिन लिखा है नाइट, कहना चाह रही है ऑल दीज नाइट्स मतलब कि इतने दिनों से जो फॉरेस्ट बिल्कुल खाली था, कल सुबह तक वो फॉरेस्ट भर जाएगा ट्रीज से। अब वो आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल अधूरा लग रहा है। एक ऐसा जंगल जहाँ पे पेड़ ना हो तो क्या होगा, वहाँ ना ही बर्ड रह पाएगी, ना ही इंसेक्ट रह पाएंगे, ना ही वहाँ पे जो सन है वो अच्छे से सनशाइन दे पाएगा। तो यानी कि एक अधूरा सा वर्ल्ड है। वैसे ही वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक वुमेन बाहर भी नहीं गई थी दुनिया में, उन्होंने अपना बाहर सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन नहीं करा था, तब तक हमारा वर्ल्ड भी अधूरा था। तब तक वर्ल्ड में भी जो है इट वाज जो है ह्यूमैनिटी जो थी, जो अधूरापन एक था, जब तक वुमेन ने भी बाहर आकर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो ये वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, ये देखो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो फॉरेस्ट अधूरा होगा ना। और यहाँ पे ट्रीज मतलब है वुमेन और फॉरेस्ट मतलब है पूरा का पूरा दुनिया, पूरा का पूरा वर्ल्ड। तो वो यहाँ पे ये कहना चाहिए जैसे कि ट्रीज के बिना फॉरेस्ट अधूरे है, वैसे ही वुमेन के बिना भी पूरा का पूरा वर्ल्ड अधूरा है। बहुत आसान है गाइस ये पोएम, कुछ मुश्किल नहीं है। ऑल नाइट्स द रूट वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरांडा फ्लोर। अब आप यहाँ पहले ट्री के लिटरल मीनिंग से सोचो कि भाई ट्री पेड़ पौधे जो घरों के अंदर लगे हुए हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ऑल नाइट्स, नाइट से मतलब अब पोएटिस ना बार बार नाइट नाइट बोलिए, कहने का मतलब है बहुत दिनों से। तो वो कहते हैं बहुत दिन से, बहुत रातों से जो है जो रूट्स है, जो पेड़ की जड़ें हैं, वो खुद को डिसएंगेज कर रही है, यानी कि खुद को बाहर निकाल रही है उस वरांडा के फ्लोर से। कई बार आपने देखा होगा घर का जो बरामदा होता है, अगर वहाँ पे कोई भी जो है पेड़ पौधा होता है तो उसकी जड़ें ऐसे फैल जाती है फर्श के अंदर, तो वो अपने उसको फर्श की जो जड़ें हैं उसमें से खुद को डिसएंगेज कर रही हैं। तो ये एक तरीके से दिखा रहा है जो रूट्स है वरांडा फ्लोर से बाहर निकल रही है, एक तरीके से वुमेन की तरफ से भी अपनी अपनी इनिशिएटिव दिखा रहा है। आप सोचो कैसे उस जमाने से हमारे यहाँ पे कितने स्ट्रगल्स चले होंगे कि तब जाके वुमेन को भी वोटिंग राइट्स मिले, वुमेन के ऊपर जितने रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे इतनी आज़ादी नहीं थी, वो सब आई तो वो भाई बहुत एफर्ट्स के बाद आई थी। वही एफर्ट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करे जा रहे हैं कि रूट्स डिसएंगेज हो रहे हैं। वो कहती है द लीव्स ट्विन टुवर्ड्स द ग्लास। अब पहले आप पेड़ का सोचो कि पेड़ अगर बाहर निकलेगा घर से तो लीव्स जो पत्ते हैं वो ग्लास की तरफ, सोचो एक ग्लास रूम है, वहां पे पेड़ बंद है तो लीव्स धक्का मारी है ग्लास को तोड़ने को। स्मॉल ट्विग्स
स्टिफ विद एक्सर्शन, छोटी छोटी टहनियाँ जो है वो भी अपनी तरफ से धक्का मारी है कि हम बाहर निकले। लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज शफलिंग अंडर द रूफ, लॉन्ग क्रैम्प्ड बोज मतलब बहुत बूढ़ी बूढ़ी जो टहनियाँ है ना पेड़ की, जो मुड़ गई हैं, इतनी बूढ़ी हो चुकी है, वो भी अपनी तरफ से जो है बहुत ज़्यादा शफल कर रही हैं खुद को, बाहर निकाल रही हैं खुद को कि हम भी बाहर जाएं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर, बिल्कुल उस न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह, उस पेशेंट की तरह जैसे अभी अभी छुट्टी मिलती है तो वो अपने घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, बिल्कुल वैसे ही पेड़ की पत्तियां, पेड़ की छोटी टहनियां, पेड़ की बड़ी बूढ़ी टहनियां भी एक्साइटेड है और अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रही हैं। इवन रूट्स अपने आप को वेरांडा के फ्लोर से डिसगेंज कर रहा है फॉरेस्ट में जाने के लिए। और अगर आप इसको वुमेन के मीनिंग से देखोगे तो वो यहाँ कह रही हैं कि वुमेन भी जो सोसाइटी के इतने सारे जो उनके ऊपर नॉर्म्स है उससे खुद को डिसएंगेज कर रही हैं, बाहर आ रही हैं। जो लीव्स हैं मतलब हर एक वुमेन, लीव्स तो बहुत सारी होती है ना, यानी कि हर ऐसे नहीं हमारी कंट्री नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वुमेन ने कोशिश करी तब जाके वो बाहर आ पाई, तब जाके वो सोसाइटी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाई। स्मॉल ट्विग्स आप मान लो, और स्मॉल ट्विग्स मतलब जो कुछ छोटी एज की वुमेन हो गई। आप लॉन्ग क्रैब मूव्स मानो यानी कि जो बूढ़ी हो गई, यानी कि हर एज ग्रुप की वुमेन जो थी उन्होंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव दिखाया, तब जाके वर्ल्ड में वो बाहर आ पाई। तो एक लिटरल मीनिंग तो ट्री का लो ना कि ट्री की पेड़ टहनियाँ रूट आ रहे हैं बाहर। दूसरा आप मानो कि वुमेन ऑफ ऑल एज ग्रुप्स हैव शोन देयर एफर्ट्स टू गो आउटसाइड, और सब इतने एक्साइटेड है बाहर जाने के लिए, जस्ट लाइक अ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट का मतलब क्या है। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट मतलब कि बस जैसे एक एक्साइटेड होता है ना पेशेंट कि मैं अपने घर जाऊँ, उसी खुशी से वुमेन भी और ट्रीज भी बाहर जाने को तैयार है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, वुमेन के भी मैंने दोनों पर आ दिया तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे ना। अगला पढ़ते हैं। अब पोएटिस अपने बारे में बताती है स्टैंजा में, वो कहते हैं आई सिट इनसाइड, door opens to the veranda, writing long letter in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। तो वो कहते हैं मैं अपने घर के जो है अंदर बैठी हूँ, मेरे घर के दरवाजे खुले यानी कि मेरे रूम के, और मैं वरांडा में देख रही हूँ और कुछ लेटर्स लिख रही हूँ, बट मैं उस लेटर में ये मेंशन नहीं कर रही हूँ कि किस तरीके से जो वुमेन है और जो पेड़ हैं वो बाहर जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं मेंशन करूँगी उनको, बस वो बाहर उस नाइट को देख रही होती है। वो कहती है नाइट इज़ फ्रेश। देखो वैसे पोयम होती है ना कोई भी, तो उसमें दोपहर का समय दिखाया जाता है, सन लिखा जाता है, उसमें ब्राइटनेस दिखाई जाती है। यहाँ उन्होंने नाइट को भी ब्यूटीफुल दिखाया, उन्होंने कहा नाइट इज़ फ्रेश, यानी कि आज की रात के बाद कल एक नई सुबह होगी। वो कह रही है आज की तो रात भी इतनी फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, यानी कि पूरा का पूरा फुल मून जो है वो शाइन कर रहा है। स्काई स्टिल ओपन, ये स्काई स्टिल ओपन क्या दिखा रहा है, फ्रीडम। स्काई मतलब क्या है, फ्रीडम। तो वो कह रही है स्काई जो है पूरा फ्रीडम से भरा है, चांद बिल्कुल फुल है, नाइट बिल्कुल फ्रेश है, यानी कि पूरा वर्ल्ड वेलकम कर रहा है वुमेन को और ट्रीज का फ्रीडम। स्काई स्टिल ओपन मतलब फ्रीडम शो रहा है ये। एंड द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइचन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अब यहाँ पे वो कह रही है लीव्स, लीव्स कौन थी, वुमेन हो गई। लाइकेन क्या है गाइस, लाइकेन जो पेड़ की जो बार्क होती है उसके ऊपर लाइकेन उग जाते हैं ना, वो कह रही है इन सभी की खुशबू हर कमरों में आवाज़ों की तरह जा रही है। यानी कि वो ये कह रही हैं कि कुछ वुमेन जो घर से बाहर चली गई हैं, कुछ पेड़ जो घर से बाहर चले गए हैं, अब वो जो है अंदर जो है उनको उनकी आवाज़ें आ रही हैं और उनको भी इंस्पिरेशन मिल रही है कि हम भी इनकी तरह कोशिश करें और हम भी बाहर जाए। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइटन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अब उन्होंने यहाँ अपना रूम तो नहीं कहा ना, रूम्स कहा है। मतलब वो कह रही है वर्ल्ड में बहुत सारी औरतें जो अपने घर में बैठी हैं, उन्होंने भी उनको देख के इंस्पिरेशन ली होगी, उन स्मॉल लीव्स को जो ऑलरेडी बाहर जा चुकी हैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करे सोसाइटी में, वो भी उनसे इंस्पिरेशन लेगी। खुशबू मतलब क्या है कि वो उनसे इंस्पिरेशन लेगी। वॉइस मतलब क्या है कि उन तक उनकी बातें पहुंचेंगी, वो भी इंस्पिरेशन लेगी। एंड दे विल ऑल्सो वर्क हार्ड, और जो है इस तरीके से वो समझा रही हैं। अगला स्टैंजा पढ़ते हैं गाइज। अब हम अगला स्टैंजा है माई हेड इज फुल। देखो कुछ मुश्किल लगी अब आपको ये पोएम, नहीं ना। माई हेड इज फुल ऑफ whispers which tomorrow will be silent। अब अगर आप पेड़ के मीनिंग से देखो तो वो कह रही मेरे पेड़ में मेरे जो है दिमाग में बहुत ज़्यादा विस्पर यानी कि फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही हैं जो कल तक चुप हो जाएंगी। यानी कि आप ये भी सोच सकते हो कि शायद वो आवाज़ हो रूट्स की, पेड़ पौधों की, जो वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनकी आवाज़ आ रही हो। बट अगर आप दूसरे मीनिंग से देखोगे तो यहाँ विस्पर का मतलब है जो सोसाइटी,
जो पूरी की पूरी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो रोक टोक जो वुमेन के ऊपर है, जो वो कान में कहती हैं वो मुझे अभी भी सुनाई दे रही है विस्पर के रूप में, मुझे ऐसे वो आवाज़ें आ रही हैं। बट कल तक वो आवाज़ें बंद हो जाएंगी, क्योंकि कल तक वुमेन सोसाइटी में बाहर चली जाएंगी। वो कहते हैं लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग। यहाँ ग्लास का मतलब आप वो एक ग्लास रूम में बंद ट्री के लिए सोच सकते हो कि ट्री ने ग्लास तोड़ के बाहर निकल गया, या वुमेन के लिए सोच सकते हो एक डोमिनेटेड सोसाइटी का जो ग्लास था, जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, उन्हें तोड़ के वो बाहर आई। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। स्टम्बलिंग मतलब होता है ऐसे थोड़ा गिर के उठ के चलना, मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं चल रहे हो, थोड़ा सा आप लड़खड़ा के ही चल रहे हो। कहती है द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। आसान नहीं है ऐसे सब कुछ जो है ये सब परफॉर्म करना, दैट यू आर गोइंग आउट, यू वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। आसान नहीं है ये सब काम करना, ना पेड़ के लिए ना वुमेन के लिए। दे आर स्टम्बलिंग, वो कोशिश कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, बट फिर भी बाहर जा रहे हैं। इनटू द नाइट। नाइट मतलब क्या है? एक नए सवेरे की तरफ। यहाँ नाइट मतलब है मतलब कि एक नए दिन। नाइट मतलब यहाँ रात नहीं है, यहाँ नाइट का मतलब एक नए दिन की तरफ, एक नई उम्मीद की तरफ। विंड रश टू मीट देम। और वो कह रही है कि बाहर का वर्ल्ड भी, विंड्स क्या है यहाँ पे, जो बाहर का वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया है। विंड रश टू मीट देम, बाहर का वर्ल्ड भी अब वुमेन को वेलकम कर रहा है, ट्रीज को वेलकम कर रहा है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। और जो फुल मून था, जो था ऊपर वहां पूरा का पूरा आसमान में, वो एक मिरर की तरह टूट चुका है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राइन ऑफ द टॉलेस्ट ओक ट्री। और वो कहती है कि जो सबसे बड़ा ओक ट्री, यानी कि आप समझो जो वुमेन जब बाहर गई तो उनकी सर पे जो है, जैसे अगर आप ट्री देखोगे कोई भी, और ट्री अगर आ जाएगा चांद के सामने, तो जो चांद का रिफ्लेक्शन ऐसे जो है ना ऐसे फ्लैश हो जाएगा। वैसे ही वो कह रहे कि जब ट्रीज बाहर गए तो टॉलेस्ट ओक ट्री के सर पे क्राउन की तरह बैठ गया मून, फुल मून। और जब वुमेन भी बाहर गई तो वुमेन के सर पे क्राउन की तरह बैठा एक मून, जो ये शो करता है दैट ऑल द नेचर, ऑल द वर्ल्ड इज वेलकमिंग एंड रिस्पेक्टिंग वुमेन इन ऑल ओवर द सोसाइटी। तो ये पोएम बहुत सिंपल है। विद दिस ये पोएम कंप्लीट। अब इस पोएम में बहुत सारे ना वर्ड मीनिंग है, पोएटिक डिवाइसेस है। अगर वो पढ़े तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप सर्च कर लो द ट्रीज वर्ड मीनिंग बाय सिमरन साहनी, डेफिनेटली आपको पोएम मिल जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं अपनी न्यू पोएम, अगली पोएम जो है हमारे नेक्स्ट चैप्टर की पोएम। तो लाइकन क्या होते हैं? क्रस्टी पैचेस और बुशी ग्रोथ ऑन द ट्री ट्रंक्स। ठीक है, तो वो जो ट्री के तने पे, ट्रंक पे उग जाते हैं, उनको हम कहते हैं क्रस्टी पैचेस को। तो चलो पढ़ते हैं हम अगली पोएम। ओके गाइस, तो अब पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम जो है फॉग। और बहुत ही क्या पोएम है, देखो आप, ये 4-5 लाइन की प्यारी सी पोएम है। कब शुरू होगी कब खत्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। लिखी है कार्ल सैंडबर्ग ने, और कहना ये चाहते हैं ये पोएम के थ्रू दैट इन्होंने ना नेचर को कंपेयर करा है। यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हो इन्होंने नेचर के एक एलिमेंट जो फॉग होता है, यानी कि जो कोहरा होता है, कोहरे को इन्होंने कंपेयर करा है इस पूरी की पूरी पोएम में एक कैट से। वो कहते हैं जैसे कोहरा होता है, जब वो आता है तो उसका एहसास किसी को नहीं होता है। जैसे अगर बारिश आने वाली होती है ना, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा बादल गरज रहे हैं, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है। तो नेचर के काफी ऐसे फिनोमिना होते हैं जिनके आने का आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है बारिश आएगी, बिजली कड़क रही है। बट जो ये फॉग होता है, जो ये कोहरा है, ये बहुत साइलेंटली आता है, किसी को भनक भी नहीं लगती है। कब सर्दियां जैसी शुरू होती है, बहुत ठंड में कोहरा आ जाता है, और सुबह सुबह जो है पूरी सिटी पे बैठ जाता है, और सुबह जब धूप वूप निकल जाती है तो उसके बाद कोहरा जब जाता भी है तो भी किसी को एहसास नहीं होता है। तो यहाँ पे वो नेचर का ये जो साइलेंट नेचर है ना इसका कोहरे का, वो बताएंगे। और उसी साइलेंट नेचर को कोहरे के कंपेयर वो कर रहे हैं एक बिल्ली से। वो कहते हैं बिल्ली जो होती है वो भी ऐसे ही होती है, बिल्कुल। बिल्ली भी क्या करती है, कभी भी अगर आप नॉर्मली बिल्ली को देखोगे और आपका ध्यान नहीं है तो बिल्ली अगर आपके बराबर में भी आकर बैठ गई तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चलती है एंड एक मिनट बैठती है और फिर निकल जाती है। तो यानी कि बिल्ली को उन्होंने कंपेयर करा है फॉग से। यहाँ बिल्ली को डायरेक्टली फॉग से कंपेयर नहीं करा है, जो फॉग के आने की मूवमेंट है, जो फॉग के आने की मूवमेंट है उसको बिल्ली की मूवमेंट से कंपेयर करके, जैसे हल्का हल्के से आता है धुआं,
सॉरी ये कोहरा, और किसी को पता भी नहीं चलता, धुंध आती है। वैसे ही कभी अगर बिल्ली आएगी और चली जाएगी तो पता नहीं चलेगा आप लोगों को। तो पढ़ते हैं द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट। वो कहते हैं जो कोहरा है आता है ऑन कैट फीट। और कैट फीट क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि जब कैट चलती है तो बिल्कुल आवाज नहीं आती, उनके फर वाले पैर होते हैं ना, पॉज होते हैं, तो उनके चलने की भी आवाज नहीं आएगी ना बिल्कुल भी। तो वैसे ही वो कहते हैं द फॉग कम्स ऑन अ लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। और वो कहते हैं वो फॉग जो है तो कोहरा है ऊपर आके बैठ जाता है हार्बर के। हार्बर वो होता है जगह जहाँ पे शिप है और काफ़ी सारा जो है काफ़ी सारे शिप बोट्स जो है वहाँ पे बंधे होते हैं उसके ऊपर, और सिटी के ऊपर आकर चुपचाप बैठ जाता है ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव ऑन। कैसे बैठ जाते हैं? ऑन साइलेंट हॉन्चेस, यानी कि चुपचाप आके बैठ जाता है। हॉन्चेस मतलब होता है घुटनों के बैठना। एंड देन मूव्स ऑन, और जैसी सुबह होती है तो कोहरा चला जाता है। अब वो सेम चीज़ बिल्ली के लिए कहते हैं कि देखो बिल्ली भी ऐसी होती है कि अगर बिल्ली अभी कहीं पे आती है तो पहले चुपचाप ऐसे 2 मिनट बैठ जाएगी अपने हॉन्चेस पे, एंड देन अपनी सराउंडिंग को नोटिस करके चुपचाप चली जाती है। बस यही पोएम है। उन्होंने सिंपली मूवमेंट्स कंपेयर करे हैं, फॉग के एंड बिल्ली के मूवमेंट को कंपेयर करा है। इसके Q&A बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रिवीजन बैच पेस्ट कर दिया जहां से आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं अपनी अगली पोएम जो है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। तो आप पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। बहुत ही अमेजिंग पोएम है, बहुत ही क्यूट पोएम है ये, और बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ते हुए क्योंकि ये गाने के स्टाइल में गाई जाती है। ये एक बैलेड है। देखो बैलेड वो पोएम्स होती है ज्यादातर जिनमें कोई हीरोइक बात भी बताई जाती है, यानी कि बहुत ब्रेवरी, बहुत वैलर की बात बताई जाती है। वैसे ही आप इस पोएम में भी देखने वाले हो। और मैसेज हमें इस पोएम से मिलता ये है कि हमें हमेशा लोगों की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग आपको दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं दैट दे आर वेरी ब्रेव, वो एक्चुअली में ब्रेव हो। और दूसरा दैट अगर हमें कोई भी इंसान वो जो भी प्रेफर करता हो अपनी लाइफ में, उन्हें जज नहीं करना चाहिए उनके प्रेफरेंसेस के बेसिस पे। अगर किसी इंसान को कोई एक पर्टिकुलर चीज पसंद है तो आपको उसे जज नहीं करना चाहिए कि अरे ये तो ऐसा होगा, ये वैसा होगा, वो हमें नहीं करना चाहिए। आप समझ जाओगे व्हाई आई एम सेइंग दिस। होता क्या है, ये जो पूरा का पूरी पोएम है इसकी मेन कैरेक्टर है एक बच्ची है छोटी सी, उसका नाम है बेलिंडा, और उसके पास बहुत सारे पेट्स है अपने। उनमें से एक पेट है उसका बिल्ली है, किटन है, दूसरा एक चूहा है इसके पास, एक डॉग भी है इसके पास, और एक रेड कलर की वेगन यानी कि छोटी सी गाड़ी है वो भी है इसके पास, और इसके पास अपना एक रियल और सच्ची का ड्रैगन है। तो समझ रहे हो क्या बच्ची है भैया, ये डॉगी, बिल्ली और ये जो चूहे को साथ में रखती है अपने पास, और एक लाल रंग की गाड़ी में बिठा के रखती है उन्हें, और एक और भी चीज है इसके पास, वो है इसका अपना एक पेट ड्रैगन है इसके पास असली का। और ये खुद कौन है? बेलिंडा है। अलग अलग नाम है इसके। तो यहाँ पे इस पोएम में क्या होता है, जो इसके बाकी सारे पेट्स हैं जैसे चूहा हो गया, बिल्ली हो गई, और जो डॉग हो गया, और ये बेलिंडा खुद, ये अपने आप को ना बहुत टशन मारते हैं कि हम बहुत ब्रेव है, हम बहुत ब्रेव है, हम बहुत ब्रेव है। और जो वो है ना इनका ड्रैगन, वैसे आप सोचोगे ड्रैगन मतलब क्या भैया, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भाई उड़ रहा है, हवा जो है बिल्कुल ऐसी हवाओं में उड़ रहा है, उसके स्केल्स है पीछे, ऐसे नोकीले नाखून है उसके, और वो आग उगलेगा, ऐसा आ रहा है ना। बट ये ड्रैगन इसका काफी डिफरेंट था बेलिंडा का। ये ड्रैगन एक छोटे से पिंजरे में सो जाता था जाके और कहता था दैट मुझे एक छोटे से पिंजरे के अंदर रहना है। और वहां वो जो इसकी बिल्ली थी, इसका जो चूहा था, ये खुद ये बड़ी टशने मारते थे कि भैया हम बहुत ब्रेव है, हम बहुत ब्रेव है। बट इस पोएम में ऐसा कुछ होता है अभी आगे चल के कि सारी ब्रेवरी इनकी जो है ना दिखाई दे जाती है कि ये झूठ बोलते हैं, कोई ब्रेव नहीं थे। इनफैक्ट वही ड्रैगन जिसको ये तंग करते रहते थे क्योंकि वो पिंजरे में जाके बैठ जाता था, वही सबसे ज्यादा ब्रेव निकलता है। बहुत क्यूट पोयम है, चलो पढ़ते हैं। बेलिंडा लिव, इसकी ना लाइनिंग्स पे मत जाना कि इतनी सारी लाइन है, हर लाइन बहुत इजी है। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। बेलिंडा रहती है एक छोटे से सफेद घर में, एक छोटा सी उसके पास एक किचन है ब्लैक कलर का और एक ग्रे कलर का माउस है, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वेगन, और येलो कलर का डॉग है इसका और एक लाल सी छोटी सी गाड़ी है। मुझे तो ये लगता है कि ये कोई छोटी सी बच्ची होगी, इसके टॉयज होंगे और ये इसकी अपनी इमेजिनेशन होगी, ठीक है। एंड रूल योर ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, ठीक है। साथ में उसके पास क्या है, एक रियल और ट्रूलियो। ये देखो यहाँ पे रूलियो ट्रूलियो मतलब क्या है, रियल और सच्ची का, रियल और ट्रू। बट ये जो पोएम है एक बैलेट फॉर्म में लिखी गई है, तो रियल को रूलियो बोला गया और ट्रू को ट्रूलियो बोला गया, सो दैट वो मैच कर पाए। एंड रूलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन है इसके पास। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किचन इज इंक। बिल्ली का नाम क्या है, इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस she called him Blink. Blinks guys, तो जो उसका माउस है उसका नाम है ब्लिंक।
एंड द येलो लिटिल डॉग वॉज शार्प एज मस्टर्ड, और जो येलो लिटिल डॉग है वो क्या है, उसका नाम है मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज अ कार्ड, यानी कि वो जो ड्रैगन है वो तो कावर्ड है, वो तो कायर है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और वो उसे क्या बुलाती है, कस्टर्ड बुलाती है। तभी पोएम का नाम क्या, कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड ड्रैगन हैज अ बिग शार्प टीथ, उसके दांत बहुत नुकीले नुकीले हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ, और पीछे उसके स्पाइक्स भी है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज, उसके माउथ से आग भी उगल सकता है और वो उसकी नाक में से चिमनी की तरह धुआं निकलता है। एंड रूल ट्रूली डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके पास सच्ची के डैगर्स, यानी कि डैगर होते हैं चक्कू, तो भाई उसके जो नखून है ना पैरों के, वो बिल्कुल चाकू जैसे है। अब जो है इतना खतरनाक दिखता है वैसे ये ड्रैगन, बट जो ये ड्रैगन है यही केज में, पिंजरे में रहने को कहता है। आगे पढ़ते हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, तो ये सिमिली यूज हुई है पोइटिक डिवाइस, जब भी एज और लाइक का यूज करके कंपैरिजन हो सिमिली होती है। बेलिंडा एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, या बियर, वो जो है बियर यहाँ पे भालुओं की बात हो रही है, यानी कि बड़े बड़े बैरल्स भर दो ऐसे इतने, ये मतलब एक ये सिमिली होती है किसी को बहुत ताकतवर दिखाने के लिए। एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक कौन है, वो चूहा और बिल्ली, इतने ज्यादा ब्रेव है ये कि अगर कोई शेर भी आ जाए इनके घर में उसे भगा देते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, और मस्टर्ड इतना ब्रेव है कि भैया जैसे टाइगर गुस्से में होता है ना, बिल्कुल वैसा ब्रेव है ये मस्टर्ड, इसका डॉग। बट ये जो ड्रैगन है ना इसका, जो इतना ज्यादा बढ़िया दिखता है बिल्कुल ड्रैगन वाला, He cried for a nice safe cage, ये कहता है कि मुझे पिंजरे में रहना है। तो बाकी सब अभी अकॉर्डिंग टू द पोएम बाकी सब बहुत ब्रेव है, बस ड्रैगन ही ब्रेव नहीं है। आगे पढ़ते हैं। बेलिंडा टिकल्ड हिम कौन है यहाँ पे, कस्टर्ड है। बेलिंडा उसे बहुत गुदगुदी करती है। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, यानी कि उसे बुरा भी लगता है बट तभी उसमें दया नहीं करती है और उसे बहुत तंग करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसे चिड़ा के परसीवल बोलते हैं। परसीवल कौन है गाइस, परसीवल कौन है, परसीवल आप मानो कि एक नाइट थे जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, बहुत वायलेंट थे, बहुत ज्यादा ब्रेव थे, बट वो लड़ने नहीं जाते हैं जंग में, तो इसीलिए वो उसे परसीवल चढ़ाते थे कि तुम दिखने में तो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम ऐसे केज में जाके जब चले जाते हो तुम इतने डरपोक को, ऐसे चिढ़ाते रहते थे सब। दे ऑल सेट लाफिंग इन लिटिल रेड वेगन एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, और वो लाल सी गाड़ी में बैठ के वो कस्टर्ड ड्रैगन को चिढ़ाते रहते थे। बेलिंडा गिगल टिल शी शूक द हाउस, बेलिंडा ऐसे खिकी करके हंसती रहती जब तक पूरा घर ना हिला दे। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, और ये ब्लिंक क्या करता था, वीक, और वीक जो माउस के लिए मतलब माउस हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड यूजली आस्क हिज एज, इंक और मस्टर्ड पूछते भाई तू कितने साल के, तू इतना डरता क्यों है ऐसे करके। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, कब उसे ऐसे चिढ़ाते हैं जब कस्टर्ड कहता है भाई मुझे मेरे पिंजरे में जाके रहने दो, हाँ ठीक है मैं दिखता हूँ ड्रैगन बट मुझे पिंजरे में रहना पसंद है। सडनली दे हेard a nasty sound, यानी कि एकदम से उन्हें एक आवाज आती है, नास्टी मतलब कुछ तो दाल में गड़बड़े वाली साउंड इन्हें आती है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, मस्टर्ड ग्राउल करता है, डॉग जैसे ग्राउल करते हैं और सब इधर उधर देखने लगते हैं। म्याउच cried Ink and Ook cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window, और वो दोनों ऐसे बोलते हैं और एकदम से उन्हें दिखाई देता है कि एक पायरेट, विंडा मतलब क्या है गाइस, ये विंडा मतलब कुछ नहीं है, विंडा मतलब है विंडो, ये राइम करने के लिए लिखा गया है। तो वो देखते हैं कि एक पायरेट यानी कि एक समुद्री लुटेरा विंडो में से आ रहा होता है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, दोनों हाथों में उसके पिस्टल होती है। ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके दांतों में एक सिल्वर के दांत होगा या ब्लेड थी, आई डोंट नो। हिज बियर्ड वाज एज ब्लैक, वन लेग वॉज अ वुड, बियर्ड काले रंग की और एक टांग जो थी उसकी लकड़ी की थी, जैसे समुद्री लुटेरे दिखाते हैं, जैसे वो स्पॉन्ज बॉब में दिखाया करता था। इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मेंट नो गुड, और पायरेट को देख के पता चल रहा था कि वो खतरनाक है, कुछ हमें अच्छा काम करने नहीं आया, वो हमें मारने आया है। बेलिंडा पेल्ड, अब भैया बेलिंडा तो बैरल फुल ऑफ बियर्स है तो क्यों डर रही थी, नहीं बेलिंडा पेल्ड, डर जाती है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बट मस्टर्ड फ्लेड विद द टेरिफाइड येल्प, और मस्टर्ड वही मस्टर्ड डॉग जिसको कह रहे टाइगर जितना ब्रेव है वो भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक जो है चूहा भाग जाता है बिल्कुल, एंड नहीं इंक तो बिल्ली थी ना, इंक भी भाग जाता है। और एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, वो जो जेरी का घर होता है ना, जैसा जेरी का घर है वैसे अपने घर में जाके छुप जाता है। बट जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजर, और बेलिंडा
बेलिंडा को मुसीबत में देखकर कस्टर्ड अपने पिंजरे में से बाहर निकल के आता है, स्नॉटिंग लाइक अ इंजन, बिल्कुल इंजन जैसे आता है ना एकदम से आवाज करते हुए और धुआं निकालते हुए, वैसे ही क्लैश हिल टेल्स लाइक आयरन्स इन अ डंजन, और उसकी टेल ऐसे क्लैश कर रही थी जैसे आप समझो कि आप एक लोहे की रॉड लेके जो है, ऐसे डंजन क्या होता है, डंजन होता है जेल टाइप जहाँ पे लोहे की रॉड्स होती है, तो आप सोचो कि ऐसे किसी आयरन रॉड आप लोहे की तार पे मारते हुए हो तो आवाज आएगी ना, टक 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 टक, वैसी आवाज आ रही थी कस्टर्ड पे, विद अ क्लैटर एंड क्लैंग एंड जैंगलिंग स्कर्न, तो ऐसी आवाज आ रही थी। इमेजिन करो आवाज आ रही है, भैया ड्रैगन आ रहा है उसकी। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्न, रॉबिन एक चिड़िया होती है, वॉर्म होता है कीड़ा, और पैरेट को ऊपर वो ऐसे झपट्टा मारता है जैसे एक छोटी सी चिड़िया जो है वो कीड़ा खा जाती है, बिल्कुल वैसे ही। द पायरेट गेव्ड एट बेलिंडा, पायरेट डर जाता है, भाई क्या बच्ची इसमें अपना ड्रैगन है, एंड गल्प्ड सम ग्रॉज फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और वो पॉकेट फ्लैगन से ग्रॉज यानी कि जो उसकी वो होती है ना अल्कोहलिक ड्रिंक, उसने एक उसमें फ्लास्क में रखी होती है, उसमें से वो निकाल के पीता है, फ्लैगन में, फ्लास्क पता नहीं क्या होता है, मैंने कहा वो एक फ्लैगन में से यानी कि जो बॉटल टाइप होती है उससे वो पी जाता है, डर के मारे वो अपना अल्कोहल पीता है। He fired 2 bullets but they didn't hit, 2 गोली मारता है वहीं नहीं लगी हमारे कस्टर्ड को, एंड कस्टर्ड gobbled him every bit, और कस्टर्ड gobbled मतलब फिर कस्टर्ड आता है और उसे खा जाता है। तो भैया ये वही कस्टर्ड है जिसका इतना मजाक उड़ा रहे थे ये, और सब डर के भाग जाते हैं जब मुसीबत का टाइम आता है। बेलिंडा embraced him, मस्टर्ड licked him, no one mourned for his pirate victim, सब उसे गले लगाते हैं, उसे प्यार करते हैं और किसी को पायरेट की चिंता नहीं थी। Ink and Blink in glee did glide around the dragon that ate the pirate, दोनों डांस वांस करने लगते हैं ये पायरेट के जिसने खाया था ना ड्रैगन उसके पास में। बट प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, अब भैया पहले तो इन्होंने तारीफ कर दी थोड़ी सी ड्रैगन की, अब मस्टर्ड भाई साहब जो डॉग है वो कहता है आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड बीन फ्लस्टर्ड, कहता है मैं ना कन्फ्यूज, फ्लस्टर्ड मतलब कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज हो गया था, अगर मैं कन्फ्यूज नहीं हुआ था तो मैं इस कस्टर्ड ड्रैगन से ज्यादा ब्रेव हूँ, मैं भी भगा देता। And up spoke Ink and up spoke Blink, और Ink Blink भी कहने लगते would have been 3 times as brave as we think, हम तो इससे 3 गुना ज्यादा ब्रेव है। And Custard said I quite agree, और Custard इतना हम भले कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो, that everybody is braver than me, हाँ मैं मानता हूँ तुम सब मेरे से ज्यादा ब्रेव हो। Belinda still lives in her little white house, अब बेलिंडा जो है अभी भी उसी घर में रहती है, with a little black kitchen and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red dragon and her rule your true your little red dragon, वहीं रह रही है, उसी घर में रह रही है, वही वाले स्टैंजा रिपीट हो रहे हैं। बेलिंडा अभी भी वो कहती है खुद को कि मैं बैरल फुल ऑफ बियर हूँ, इंक ब्लिंक लायन भगाते हैं और मस्टर्ड टाइगर जितना ही ज़्यादा ब्रेव है, और कस्टर्ड अभी भी रोता है फॉर द नाइस केव केस। इस पोएम के पोएट है ऑग्डेन नैश, और वो ये कहना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू दैट अपीयरेंसेस पे हमें नहीं जाना चाहिए, प्रेफरेंसेस पे नहीं जाना चाहिए, किसी की बात जैसे कोई कह रहा है मैं बहुत ब्रेव हूँ तो हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, और जो है मुसीबत के समय पे आप एक इंसान की सच्चाई जान सकते हो, जैसे जब मुसीबत का समय आया तो इंक ब्लिंक सब डर के भाग जाते बेलिंडा को छोड़ के, वही जो बेलिंडा को कहते थे हम इतने ब्रेव हैं वो बेलिंडा को छोड़ के भाग जाते हैं, और आता कौन है, सिर्फ और सिर्फ कस्टर्ड। और जो लोग रियल में ब्रेव होते हैं वो अपनी ऐसी तारीफें नहीं करते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी कोई तारीफ कर रहे हैं नहीं कर रहे, जैसे कस्टर्ड ने कहा अच्छा ठीक है तो मेरे से ब्रेव हो, ठीक है भाई हो। तो इतना ब्यूटीफुल पोएम है विद अ सो स्ट्रॉन्ग मीनिंग एंड द मैसेज। तो ये भी कंप्लीट होती है। अगर अब आपको इसके थीम बेस्ड क्वेश्चन देखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस प्लेलिस्ट गिवन है, कैन गो एंड चेक इट। हम पढ़ते हैं अब अपनी आखिरी पोएम जो है फॉर एन ग्रेजरी। गाइस तो आप पढ़ते हैं अपनी आखिरी पोएम जिसका नाम है फॉर एन ग्रेजरी। ये बहुत सिंपल पोएम है और बहुत डेप्थ में जाके इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। देखो ये काफी ना अच्छी पोएम है, मतलब आप इसको समझोगे तो क्या होता है इस पोएम में, एक लड़की है जिसका नाम है एन और वो किसी से बात कर रही है, ठीक है। अब उनका डिस्कशन क्या हो रहा है कि वो एक लड़के से बात कर रही है, आप पढ़ सकते हो। दिस इज अ पोएम इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमन, वॉट आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट। तो एक लड़का और लड़की बात कर रहे हैं और वो किसी बात पे बहस करे, आर्ग्यू करे, वो बात क्या आप ये देखो। तो लड़का कहता है नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। तो यहाँ पे जो लड़का है वो कहता है कि देखो, किसको कह रहा है, वो एन ग्रेजरी को कह रहा है, एन ग्रेजरी ही हमारी लड़की है। तो वो एन को कहता है देखो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई यंग मैन यानी कि कोई जवान लड़का
तुम्हें जो है प्यार करेगा। थ्रोन इनटू डेस्पेयर मतलब क्या है, एंड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, यानी कि कोई भी लड़का कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें प्यार करेगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। जब भी कोई लड़का तुम्हारे को प्यार करेगा तो वो हमेशा तुम्हारे ग्रेट हनी कलर्ड हेयर जो है, यानी कि वो जो एन ग्रेजुएट है उसके बाल कैसे है, येलो कलर के, हनी कलर्ड मतलब है येलो कलर के है। तो जब भी अगर कोई लड़का तुमसे प्यार करेगा तो वो तुम्हारे येलो कलर के जो सुंदर सुंदर बाल हैं उनके लिए करेगा। कभी भी कोई लड़का तुम्हारे को तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार नहीं करेगा। अब ये लाइन बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करी गई है। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर्स लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, यानी कि कभी भी कोई तुमसे प्यार कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करेगा और तुम्हारे बालों से नहीं। नहीं, पहले वो तुम्हारे बालों से प्यार करेगा और उसे सिर्फ यही होगा कि अरे वाह इतनी सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, इतनी सुंदर लड़की से मैं प्यार करूं। और यहाँ पे वो जो है जो एन है उसके बालों को क्या बोलता है, रेफर करता है एज रैम्पार्ट्स। रैम्पार्ट्स क्या होते हैं, अगर कोई दुर्ग होता है, कोई फोर्ट होता है तो उसके बाहर बाहरी दीवारें होती हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो ये कहना चाहता है कि जो तुम्हारे ग्रेट हनी कलर्ड हेयर है ये एक ना बाल जो है तुम्हारी ये एक दुर्ग की दीवार की तरह है, जैसे वो जो फोर्ट की दीवार है उसकी रक्षा करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। ऐसे जो ये तुम्हारे बाल है ना ये तुम्हारे अंदर की सोल जैसी भी है, तुम्हारी इनर ब्यूटी जैसे भी, वो सबको छुपा देती है। जब भी कोई तुम्हें देखता है तो वो तुम्हें पे देख के फिदा हो जाता है कि अरे वाह इस लड़की के गोल्डन हेयर से मुझे इससे प्यार हो गया। कोई ये नहीं सोचता अरे ये मन की कितनी अच्छी है, ये कितनी पॉजिटिव है, ये नेचर वाइज कितनी अच्छी है। कोई लड़का ये नहीं सोचेगा कि तुम नकचड़ी हो या नहीं हो, नहीं, वो तुम्हारे बाल दिखेगा सुंदर सुंदर, तुम्हारी जो है ब्यूटी अपीयरेंस के ऊपर वो तुमसे प्यार करने लगेगा। कभी भी कोई तुम्हारा दिल देखकर तुमसे प्यार नहीं करेगा, ये लड़का कहता है। तो वो लड़की कहती है एंड कहती है बट आई कैन गेट अ हेयर टाई एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डेस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो वो कह रहे तो क्या हो गया, मैं तो अपने बालों को रंगवा सकती हूँ, ब्लैक भी करा सकती हूँ, ब्राउन भी करा सकती हूँ, कैरेट यानी कि लाल रंग का भी करा सकती हूँ, और फिर तो कोई होगा ऐसा वो यंग मैन कि सिर्फ मुझे मेरे लिए प्यार करेगा और मेरे येलो हेयर के लिए नहीं। तो यहाँ पे एन के थ्रू बताया जा रहा है और एन खुद कहती है कि जो बाहरी ब्यूटी है, जैसे कि उसके बाल जो है वो उसकी बाहरी ब्यूटी है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। इट कैन चेंज एनी टाइम, ठीक है, और वो कुछ समय के लिए ही रहती है। वो कह रही मैं चेंज कर सकती हूँ अपने बाल को। आई वॉन्ट कि जब भी कोई लड़का मुझसे प्यार करे तो वो सिर्फ मुझे मेरी इनर सोल के लिए प्यार करे, मेरे दिल के लिए प्यार करे कि मैं कैसी इंसान हूँ। मैं नहीं चाहती कोई मुझे जो है मेरे बालों के लिए या मैं कैसी दिखती हूँ इसलिए परेशान कर मेरे को जो है प्यार करे। मैं चाहती हूँ कोई मुझसे प्यार करता है तो वो इसलिए करे कि मैं एक अच्छे इंसान हूँ। तो वो कहती है बालों का क्या, बाल तो कोई भी रंग वालो। और यहाँ बालों का मतलब है अपीयरेंसेस से, दैट आप कितने भी सुंदर दिखते हो जरूरी नहीं है, यू कैन चेंज एनी टाइम, ठीक है। व्हेन यू विल ग्रो ओल्ड, आप भी जो है ओल्ड आप भी हो गए, आपको भी रिंकल्स आएंगे। तो जो है एन के थ्रू ये एग्जाम्पल दे रहे हैं आई कैन गेट अ हेयर डाई के थ्रू, दैट कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। बाल अभी सुंदर है और कभी आप रेड करा सकते हो, ब्लू करा सकते हो, कोई भी कलर करा सकते हो। तो एन कह रही है कि जो ये ब्यूटी है, ब्यूटी इज़ नॉट परमानेंट। जो कैरेक्टर है इंसान का, जो इसकी जो है उसके अंदर की अच्छाई है वो परमानेंट रहती है। अब जब वो लड़का ये बात सुनता है कि एन चाहती है कि मैं अपने बाल रंगवा लूँगी और फिर तो कोई लड़का होगा ना जो मुझे मेरे बालों के लिए प्यार नहीं करेगा, सिर्फ मेरे लिए प्यार करेगा। तो अब देखते हैं कि लास्ट रिप्लाई उसे क्या मिलता है। अब वो लड़का कहता है आई हर्ड इन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर, कहता है मैंने सुना है एक बड़े ओल्ड रिलीजियस बड़े ज्ञानी आदमी को मुझे कहते हुए सुना है और उसने मुझे यस्टर नाइट मतलब कल रात को ही कहा था। क्या कहा था, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, उसको एक लिखित में एक बात पता चल गई है। टेक्स्ट मतलब एक बिल्कुल लिखित उसको जो है प्रूफ मिल गया है दैट ओनली गॉड माई डियर could love you for yourself alone and not your yellow hair. This beautiful poem is written by William Butler Yeats. तो फाइनली वो लड़का कहता है कि दुनिया में कोई ऐसा इंसान बना ही नहीं है जो फिजिकल अपीयरेंस, जो आउटर ब्यूटी के ऊपर किसी को देख के प्यार ना करे। सिर्फ भगवान ही है जो असलियत में हमें हमारे सोल के लिए प्यार करते हैं। हम कैसे इंसान है इसलिए हमें प्यार करते हैं। आज तक कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको आपके दिल के लिए, आपके सोल के लिए प्यार करेगा। ऐसा ह्यूमंस में करैक्टर ही नहीं है, ये ह्यूमंस में ये ट्रेट नहीं है। भगवान ही है जो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा इस पोयम में बताया गया है। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट यस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। यहाँ पे ये ब्यूटिफुल पोयम विद अ ग्रेट मैसेजेस कंप्लीटेड। एंड गाइज हमारी सारी पोयम्स कंप्लीट हो गई हैं क्लास 10th इंग्लिश बुक
बोर्ड एग्जाम के लिए। तो भाई बैक टू बैक देखो कितनी जल्दी सारी पोएम्स कंप्लीट कर लिए और सभी के सभी चैप्टर्स भी। अब अगर आपको थीम बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, पोएट्रिक डिवाइसेस पढ़े, गो एंड चेक आउट माय चैनल वंस। आपको बैक टू बैक वहां पे वीडियोस दिख जाएंगी। नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम आईडी की गाइड का लिंक गिवन है, कम्युनिटी से जाके चेक कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।